Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त इस वीडियो को देख रहा हो, उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा पहला लेक्चर अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। बस मेरी आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि जो कल पढ़ा है वो आज क्या करके आओ, आप रिवाइज करके एक बार कम से कम आओ। क्यों? ताकि आपको आगे का अच्छे से समझ में आए और जब आप एग्जाम वगैरह के लिए तैयारी करने बैठो तो आपको उतना अच्छे से पढ़ना ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आप अगले दिन ही रिवाइज कर लोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप रिवाइज करके आए होंगे। फिर भी अगर एक आध बंदा कोई भूल गया होगा रिवाइज करना तो क्या मैं आज क्लास में रिवाइज वापस करवा देता हूँ कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था ना। सबसे पहले तो क्या मैंने कल बताया था आपको कि भैया फाउंडेशन में क्या क्या आता है। उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में हमने देखा था कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर, और इसमें एम कितने का रखना है, मिनिमम 70 मार्क्स का एम रखना है। अगर ये आपने कहीं पे नहीं लिखा तो आप अपने बुक पे लिख लो कि कितना मार्क्स लाना है, मिनिमम 70 मार्क्स लाना है पास होने के लिए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने शुरू किया था कि भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। तो देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स का हमने पहले डिक्शनरी डेफिनेशन देखा था। डिक्शनरी डेफिनेशन में क्या था कि इकोनॉमिक्स एक वर्ड से बना है। वो वर्ड कौन सा था? ओइकोनोमिया से मिलके इकोनॉमिक्स बना है। अभी भैया ओइकोनोमिया मतलब क्या होता है? ओइकोनोमिया मतलब हाउस होल्ड। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि भैया एक हाउस होल्ड है वो कैसे बिहेव करता है, अपने सेविंग कैसे करता है, अपनी इनकम कैसे करता है, अपना स्पेंडिंग कैसे करता है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि हाउस होल्ड का बिहेवियर स्टडी करते हैं। ये तो क्या था भैया डिक्शनरी मीनिंग। पर असल में इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था ना। वो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या था कि आपको आपके मम्मी पापा ने कितना रुपीस दिया, 2000 रुपीस दिया ना। आपको रैंक आ गया तो आपको कितना रुपीस दिया, 2000 रुपीस दिया। अब 2000 रुपये आपके पास है पर आपके पास उसके यूजेस क्या है, बहुत ही ज्यादा यूजेस है। तो क्या आपको नेट करवाना है, आपको फ्रेंड को ट्रीट देना है, बाबू सोना को गिफ्ट देना है, मूवी वगैरह के लिए जाना है ना। तो आपका रिसोर्सेज क्या है, 2000 लिमिटेड है ना। देखो ये रिसोर्सेज आपका है वो क्या है, लिमिटेड है। और उसका जो वांट्स है उसके लिए आपके पास जो यूजेस है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करा ना। दो डेफिनेशन हो गया। एक तो क्या था कि इकोनॉमिक्स ओइकोनोमिया से ड्राइव हुआ है। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करे। इसी को क्या बोला जाता है, स्कैरसिटी डेफिनेशन बोला जाता है ना। ये स्कैरसिटी डेफिनेशन बोला जाता है क्या कि लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स। अब अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कोई बिजनेस है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये तो क्या थी भैया इकोनॉमिक्स की बात। उसके बाद हमने एक चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम क्या था, डिमांड, है ना। डिमांड में हमने डिमांड का क्या पढ़ा था, सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड। हमने क्या बोला, तीन चीजें होगी तो डिमांड होगा। क्या बोला, 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, है ना। तीन चीजों का होना लाजमी है। अगर इन तीन चीजों में से एक भी चीज गायब है तो वो चीज डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। सबसे पहला डिमांड के लिए क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू बाई। आपको किसी भी चीज को खरीदने की क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस कह लो या इसको क्या कह लो, डिजायर। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज खरीदनी है। दूसरा क्या है, खाली इच्छा से काम चल जाएगा, नहीं, खाली इच्छा होगा तो डिमांड नहीं हो जाएगा। इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, एबिलिटी टू पे। अब भैया एबिलिटी टू पे मतलब क्या होता है, औकात। आपके पास खाली इच्छा होगी तो काम नहीं चलेगा। आपके पास क्या होना चाहिए, इच्छा के साथ एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। फजल सर को लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, उसके पास इच्छा है, बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, वो तो उनके पास आज पैसा आ जाए आज खरीद ला ना। पर एबिलिटी टू पे, उनके पास खरीदने की औकात है तो उनके पास लैम्बोर्गिनी खरीदने का पैसा नहीं है, तो ये डिमांड नहीं कहलाया जाएगा। क्या विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे है तो क्या विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू पे है तो डिमांड हो जाएगा, नहीं, खाली एबिलिटी से कुछ काम नहीं चलेगा ना। क्या होगा, विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए। विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना, फजल सर को कार भी खरीदना है, फजल सर को घर भी खरीदना है ना, पर वो क्या खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। तो उनके पास कार के लिए इच्छा है, कार के लिए इच्छा तो बहुत है, कार खरीदने की औकात है, भाई कार खरीदने की औकात भी है,
पर क्या वो कार पे स्पेंड करना चाह रहे हैं? कार पे स्पेंड करना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि वो घर पे स्पेंड करना चाह रहा है ना, तो डिमांड नहीं होगा। तो डिमांड क्या पड़ा था? डिमांड क्या होता है? डिमांड इज विलिंगनेस टू परचेज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे। ये तीनों एलिमेंट होगा तो इन तीनों से क्या होगा? विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड, ये तीनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? डिमांड। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट गायब है तो वो हमारा क्या रह जाएगा? डिमांड इज ग्रेटर देन डिजायर। डिजायर तो मतलब क्या है? मेरे पास खाली ख्वाहिश है कि मुझे कुछ खरीदना है। हर भिखारी के पास ख्वाहिश रहता है कि उसको खाना खाना है, पर वो डिमांड नहीं है, वो क्या है? डिजायर है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ना। ये हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ था। ये तो क्या पढ़ा था हमने भाई? सबसे पहले डिमांड क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा था? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। क्या क्या चीजें हैं अलग अलग जिनसे डिमांड पे असर पड़ता है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि बच्चे की पर्सनालिटी पे क्या क्या चीज से असर पड़ता है, कि वो स्कूल जाता है नहीं जाता है, ब्रश करता है नहीं करता है ना, स्मोकिंग करता है नहीं करता है, इससे पता चलता है वो बच्चा कैसा है। तो डिमांड पे कौन कौन सी चीजें असर डालेगी वो हमने पढ़ा था। उसमें से हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे। सबसे पहला फैक्टर क्या था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में? है ना, कलर चेंज कर लेते ना थोड़ा तो आपको क्या है अच्छा लगेगा। देखो हमने क्या पढ़ा था? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी बोल सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। हमने क्या बोला था कि प्राइस का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है किसी भी चीज की डिमांड पे। कैसे होता है? कि अगर किसी भी चीज का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर उस चीज का प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स कह लो या फिर क्या कह लो? ऑपोजिट। सबसे पहला चीज जो डिमांड को असर डालता है वो क्या है? उसका प्राइस। प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ गया किसी भी चीज का तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर प्राइस कम हो गया तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल क्या लिया था? एक्टिवा, है ना। एक्टिवा का प्राइस कितना है? अगर 60,000 है तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं एक्टिवा खरीद लूंगा। पर अगर प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 80,000 हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो क्या सिंपल है, क्या है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी demanded. If price of a commodity decreases, quantity demand will increase and vice versa. या क्या? If price of a commodity will increase, quantity demand will decrease and if price will decrease, quantity demanded will be increased. ये तो क्या था? पहला फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या लेते हैं भैया? दूसरा फैक्टर क्या? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स मतलब क्या? रिलेटेड गुड्स जो उससे मिलते जुलते गुड्स है उसमें प्राइस की चेंज की वजह से भी मेन कमोडिटी के डिमांड में चेंज आ सकता है ना। उसके लिए हमने 2 टाइप के रिलेटेड गुड्स होता है ना, हमने पढ़ा था 2 टाइप का होता है। सबसे पहला क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है? इसका हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या? बाइक एंड पेट्रोल, है ना, पेन एंड इंक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता ना। तो इसमें क्या था? हमने क्या बोला कि अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल का प्राइस अगर गिर जाता है तो बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हो गया? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या? कि पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया? गिर गया तो बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, डिमांड फॉर अदर कॉम्प्लीमेंट्री विल इंक्रीज। प्राइस पेट्रोल का गिर गया तो बाइक का डिमांड बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो हो गया। अभी दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें हमने एग्जांपल लिया था, क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या था हमने? पेप्सी एंड कोक, है ना। क्या इसमें क्या लिया था? कि पेप्सी और कोक। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या? अगर तू नहीं है तो तेरी जगह पे ये भी चलेगा ना। जैसे पेप्सी है, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या खरीदोगे? पेप्सी के बदले कोक खरीदोगे ना। तो एग्जांपल क्या था? कि
पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक का डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो जो बंदा पेप्सी खरीदने के लिए गया था वो पेप्सी नहीं खरीदेगा, वो क्या खरीदेगा, कोक खरीदेगा। तो प्राइस किसका बढ़ा, पेप्सी का, पर डिमांड किसका बढ़ गया, कोक का। तो क्या हो गया, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। ये देखो थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज मत होना। देखो रिलेटेड गुड्स दो तरह का होता है ना। सबसे पहले क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, उसके बाद क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, दोनों चलेंगे, साथ चलेंगे। जैसे क्या हो गया पेन एंड इंक, पेन का अगर इंक का प्राइस बढ़ गया तो पेन का डिमांड कम हो जाएगा। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो बाइक का डिमांड कम हो जाएगा, और पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो बाइक का डिमांड बढ़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर क्या होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि एक की जगह पे दूसरा भी चल सकता है, कोक नहीं है तो पेप्सी से काम चल जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों, अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो कोक वाला कस्टमर क्या सोचेगा, भैया दोनों का टेस्ट तो सेम है, वो कोक की जगह पे क्या खरीद लेगा, पेप्सी खरीदेगा ना। तो क्या होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये तो क्या होगा दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। पहला क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्टिवा वाला एग्जांपल। दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट वाला। अभी हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था कल, है ना। तीसरा पढ़ा था क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की इनकम से भी क्या होता है, डिमांड में असर होता है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि बोला तीन तरह के गुड्स होते हैं। सबसे पहला गुड्स कौन सा होता है, नॉर्मल गुड्स, एग्जाम्पल क्लोथ। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, गिफिन गुड्स मतलब चीप गुड्स, सस्ते वाले, एग्जाम्पल बीड़ी। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब एग्जाम्पल सॉल्ट, है ना। तीनों इनकम बढ़ने से तीनों गुड्स के डिमांड पे क्या होगा, अलग अलग असर होगा। अगर देखो इनकम बढ़ा तो मैंने एग्जांपल लिया था कि 10,000 इनकम है तो मैं एक जोड़ी कपड़ा लेता था। अब अगर इनकम 10,000 से कितना हो गया मेरा, 20,000 हो गया, तो मैं कितना कपड़ा लूंगा, 2 लूंगा ना। तो इनकम अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो क्या था, नॉर्मल गुड्स का था। फिर दूसरा क्या था, गिफिन गुड्स का। समझ लो मेरा इनकम क्या हो गया था, 10,000 से 20,000 हो गया था ना। तो मैंने बीड़ी की जगह पे क्या शुरू कर दिया था, सिगरेट। तो इनकम बढ़ने से गिफिन गुड्स का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स का क्या होता है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ गया था, पर गिफिन गुड्स में क्या होगा, बिल्कुल ही उल्टा होगा। अगर मेरा इनकम बढ़ गया तो गिफिन गुड्स का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे पास पैसा आ गया तो मैं बीड़ी नहीं पिएगा, मैं क्या पिएगा, सिगरेट पिएगा। कुछ भी नहीं पीना चाहिए वैसे तो। फिर तीसरा क्या था भैया, नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है कि मतलब जैसे एग्जांपल क्या है, सॉल्ट है। फिर इसमें क्या होता है, देखो इनकम आपका बढ़ जाए या घट जाए, नेसेसिटी का डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरा इनकम 10,000 से 20 हो गया तो मैं क्या खाने में नमक डबल कर दूंगा, नहीं करूंगा ना। वो तो जितना चाहिए उतना चाहिए, है ना। तो इनकम में भी क्या था, 3 पार्ट था। नॉर्मल गुड्स मतलब जैसे कपड़ा, इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या था हमारा, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स मतलब सस्ता वाला, एग्जांपल बीड़ी हो गया, बाजरा हो गया। इसमें क्या है, अगर इनकम बढ़ेगा तो आप सस्ते वाले गुड्स नहीं खरीदोगे, अच्छे वाले खरीदोगे, तो गिफिन गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। तीसरा क्या है भैया, नेसेसिटीज। नेसेसिटी मतलब जैसे एग्जांपल क्या हो गया, सॉल्ट। अब क्या होगा, इनकम बढ़े या घटे, नेसेसिटी के डिमांड में कुछ असर आता नहीं है। वो नेसेसिटी का डिमांड कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। चलो अब आ जाते हैं हम अपने बुक पे। ये देखो ना, डिमांड पड़ा था, डिमांड हो गया। 3 थे ना वो, डिजायर टू परचेज, रिसोर्सेज, विलिंगनेस, ये भी हो गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे डिमांड पे असर होता है, वो भी हमने 3 अभी रिवाइज कर लिए। सबसे पहला क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में 2 थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, वो भी पढ़ लिया अभी हमने। तीसरा क्या था हमारा, इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला भी पढ़ लिया, है ना। चौथा फैक्टर क्या है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है, क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। क्या होगा, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर से कैसे डिमांड पर असर आएगा। देखो अगर किसी चीज का फैशन है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, अगर उसका फैशन नहीं है, कस्टमर उसको प्रीफर नहीं कर रहा है, तो उसका डिमांड घट जाएगा। जाहिर सी बात है ना। अभी ठंडी आ गया तो आप क्या करोगे, ये स्वेटर वगैरह डिमांड करोगे। ठंडी चला गया तो स्वेटर डिमांड नहीं करोगे, है ना। मानसून आ गया तो रेनकोट का डिमांड बढ़ जाएगा, मानसून चला गया तो रेनकोट का डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। अगर किसी भी चीज का फैशन आ गया तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर फैशन वगैरह चला गया तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा।
ये ना एक बार देखो पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहले क्या, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड हायर डिमांड देन द गुड्स विच आर ऑफ ओल्ड डिजाइन और आउट ऑफ फैशन। मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ है जो भी फैशन में है तो उसका क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। और अगर वो फैशन में, देखो गुड्स विच आर इन मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड हायर प्राइस देन डिमांड गुड्स विच आर इन ओल्ड डिजाइन एंड ओल्ड फैशन। अगर किसी भी चीज़ का डिमांड फैशन में है तो क्या उसका डिमांड होगा, और अगर फैशन में नहीं है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा या कम हो जाएगा ना। कंज्यूमर में परसीव पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज एब्सोल्यूट एंड डिस्कार्डेड बिफोर इट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड प्रीफर अनदर गुड्स व्हिच इज करंटली इन फैशन। देखा ना, पहले आपके जमाने में क्या होता था, वो बड़ा टीवी होता था ना, बॉक्स वाला टीवी है ना, अभी भी वो चल रहा है, अभी वो खराब नहीं हुआ है। पर अभी क्या गया, एलईडी का फैशन आ गया। अभी सब क्या यूज कर रहे हैं, एलईडी। तो अभी भी उसमें यूटिलिटी तो है डब्बे वाले टीवी में, पर अभी क्या कर रहे हो आप, एलईडी में शिफ्ट हो रहे हो। क्यों, क्योंकि अभी इसका फैशन है, अभी इसका ज्यादा यूज है ना। एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल भी वही लिखा है, देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर एलसीडी एलईडी टेलीविजन एंड मोर पीपल आर डिस्कार्डिंग देयर ऑर्डिनरी टेलीविजन सेट्स इवन दो दे कुड हैव बीन यूज्ड इट फॉर सो मेनी इयर्स। अगर एलईडी नहीं आता तो पुराना डिब्बा टीवी हम अभी चलाते थे, है ना, वो भी चल रहा है, अच्छा है, घर में पड़ा हुआ था, है ना। पर अभी क्या कर दिया, एलईडी आ गया फैशन में, है ना, तो वो यूजफुल था, फिर भी हमने क्या कर दिया, उसको फेंक दिया। तो ये तो क्या था भैया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, आपके फेवर में आ जाएगा, अगर किसी भी चीज का, किसी भी चीज से फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर फेवरेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो ना, यहाँ पे हम छोटा मोटा लिख देते हैं ना कि फेवरेबल टेस्ट, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉट फेवरेबल टेस्ट तो क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड कम हो जाएगा ना। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, एक इफेक्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट, है ना। डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंडवैगन इफेक्ट मतलब क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, दिखावा, है ना। अभी क्या है, आपके पास डिब्बा टीवी था, आप अच्छे से चला रहे थे ना, आपके पड़ोसी के पास भी डिब्बा टीवी था, अभी पड़ोसी क्या आ गया, एलईडी लेके आ गया। अभी आपको लग रहा है भाई उसके पास तो एलईडी आ गया, मेरे पास डिब्बा है ना, मेरा सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगा ना। अगर ऐसा कोई सोचता है तो इसको क्या बोला जाता है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मुझे इसका जरूरत नहीं था पर मेरे पड़ोसी के पास है इसीलिए मुझे भी मांगता है, तो ये क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया। देखो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, डिमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। An individual's demand for LCD LED television may be affected by seeing one in his neighbors or friend house। क्या उसको कोई एलईडी का शौक नहीं था पर वो अपने फ्रेंड या नेबर के घर पे गया, उसने बोला देखो हमने एलईडी लिया है ना, तो इसके दिमाग में भी क्या हो गया, इच्छा हो गया, है ना। आइदर बिकॉज ही लाइक्स व्हाट ही सीज और बिकॉज ही फिगर आउट दैट हिज नेबर और फ्रेंड कैन अफोर्ड इट, ही टू कैन। इसने क्या लिखा, या तो फिर उसको, उसमें फ्रेंड के घर पे गया तो उसको पसंद आ गया एलईडी टेलीविजन, या तो क्या वो सोचेगा कि भैया मेरा सैलरी भी 20,000 रुपए है, उसका सैलरी भी 20,000 है ना, तो वो खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं खरीदेगा, है ना। तो इसीलिए वो भी खरीद सकता है। तो मतलब क्या होगा, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या है, देखो सबसे पहला क्या, अगर किसी भी चीज के फेवर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो वो चीज का डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, है ना। और किसी भी चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, फेवरेबल नहीं है तो उसका डिमांड घट जाएगा। उसमें दूसरा हमने क्या पढ़ा कि डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, अपने पड़ोसी का या अपने फ्रेंड का देख के भी डिमांड बढ़ जाता है ना। मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड के पास क्या है, अच्छा टीवी है, उसके पास अच्छा बाइक है, अच्छा कार है ना, तो उसको देख के मैं भी सोचेगा अभी हम दोनों का सैलरी तो सेम है ना, तो मैं भी क्यों ना वो कार खरीद लूँ। इसको क्या बोला जाता है, डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखावा, दिखावा करने के लिए ना, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये तो क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। फिर क्या लिखा देखो, और एक है, ऑन द कॉन्ट्री व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल सम पीपल डिक्रीज और ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो क्या मतलब, दूसरे के पास है इसीलिए मैं खरीदेगा, इसको क्या बोला जाता है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि भैया हमारे पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही यूनिक होना चाहिए ना। अब एक बंदा था जो जैसे होंडा सिडान आया, नया लॉन्च हुआ इंडिया में होंडा का सिडान, तो उसने सिडान कार को खरीद लिया। अभी उसने सोचा चलो मेरे पास ही सिडान है, अब सब मेरी इज्जत करेंगे, देखो भाई सिडान लेके जा रहा है, सिडान लेके जा रहा है ना। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, उसके स्टाफ वालों ने क्या सिडान खरीदना शुरू कर दिया। अब इसको लगेगा भैया मैं बॉस हूँ, मेरे पास सिडान है, ये मेरा स्टाफ है, इसके पास भी सिडान है ना। तो अगर कोई भी चीज कॉमन होने लगती है तो वो उसको क्या करेंगे भैया, डिमांड कम कर देंगे। इसको क्या बोला, अभी ये चीज क्या हो गई, अभी कॉमन हो गया ना, अभी मेरे पे नहीं चचेगा, मैं तो बॉस हूँ, मेरे पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए ना। तो कोई भी चीज कॉमन होने लगी उसको क्या कर रहा है, डिमांड कम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्नॉब इफेक्ट। देखो दोनों में ना बिल्कुल दोनों ऑपोजिट है। डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या है, उसके पास है तो मैं खरीदेगा, दूसरों का देख के खरीद रहे हो तो क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
दूसरों का देख के बेच रहे हो, मतलब डिमांड कम कर रहे हो, तो क्या है स्नॉब इफेक्ट। ये क्या होता है, जो मतलब हाई क्वालिटी पीपल होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि भैया ये तो क्या चीज हो गई, कॉमन हो गई, तो इसका डिमांड क्या कर देंगे वो लोग, कम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्नॉब इफेक्ट, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल, कोई भी चीज है वो सब में क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो सम पीपल डिक्रीज और ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन, तो कुछ लोग क्या करेंगे, भैया ये तो चीज क्या हो गई, सब में कॉमन हो गई, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको कंज्यूम नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे में और मेरे स्टाफ में डिफरेंस क्या रहेगा ना। तो दूसरों को देख के अगर आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो क्या हो गया, हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया या बैंडवैगन इफेक्ट हो गया। पर दूसरों में चीजें कॉमन हो गई, इसीलिए आप उसका कंजम्पशन घटा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्नॉब इफेक्ट। देखो ना यहाँ पे हम एक है ना चार्ट टाइप का छोटा सा बना लेते हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज बाय सीइंग अदर। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, मतलब आपने दोस्त का या नेबर का देखा कि उसके पास कार है, तो उसको देख के आप कार खरीद रहे हो, तो वो क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया ना। इसका बिल्कुल ही क्या है, ऑपोजिट क्या है हमारा, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट बिकेम कॉमन, है ना। देखो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या था कि डिमांड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरे के पास भी है। स्नॉब इफेक्ट में क्या है, डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि कॉमन हो गया है। डिमॉन्स्ट्रेशन और स्नॉब इफेक्ट समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ना। अभी तीसरा इफेक्ट है, तीसरा क्या है, हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड ऑफ कॉन्स्पियस कंजम्पशन। दिस इज कॉल्ड एज अ वेबलिन इफेक्ट, named after American economist Thorstein Veblen. In this case, people may have taste and preference and change sometime due to external and sometime due to internal and influence demand. देखो तीसरा क्या है, देखो डिमॉन्स्ट्रेशन तो क्या मतलब दूसरों का देख के खरीद रहे हो, स्नॉब मतलब दूसरों का देख के बेच रहे हो, है ना। अभी क्या है, एक है वेबलिन इफेक्ट। देखो वेबलिन इफेक्ट है ना, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था थॉर्स्टीन वेबलिन, उसके नाम पे बना गया है क्या, वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट मतलब क्या है, आप मतलब बहुत ही अमीर हो ना, तो आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कंज्यूम कर रहे हो ना, अपनी वाहवाही के लिए, है ना। जैसे क्या, मुझे लैम्बोर्गिनी का कोई जरूरत नहीं है ना, पर कुछ भी मैं लोन वोन करके क्या कुछ भी लैम्बो खरीद लेता हूँ ना। क्यों खरीदता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, शो ऑफ करना है। शो ऑफ मतलब क्या, दूसरों में अपना सोसाइटी में दिखाना है कि भैया देखो मैं सीए बन गया ना, तो मेरे पास अच्छा कार होना चाहिए ना, मैं करोड़पति हूँ, ये वो कुछ भी एक्सेट्रा दिखाना है मुझे ना। तो शो ऑफ के लिए आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसको क्या बोला जाता है, वेबलिन इफेक्ट। किसी का देख के नहीं, क्या अपना ऐसे बढ़ावा चढ़ावा करने के लिए ना, फिर सब बोलना चाहिए ओ भाई क्या गाड़ी लेके आया ना वेबलिन, ये पूरा मतलब बहुत बड़ा गाड़ी लैम्बो घुमा रहे हो, क्या बात है, ये हुआ ना। तो अपनी वाहवाही के लिए मैं खरीद रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, वेबलिन इफेक्ट बोलेंगे। चलो ना अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंस को वापस पूरा समझ लेते हैं। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब कोई चीज फैशन में तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसको फैशन में नहीं है तो उसका डिमांड घट जाएगा, है ना। उसका एग्जाम उसमें क्या है, तीन चीजें पढ़ी है ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। सबसे पहला क्या था हमारा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या, दूसरों को देख के आप खरीद रहे हो। मैं अपने नेबर के घर पे गया, मेरे पास डिब्बा टेलीविजन रखा हुआ था, उसके पास क्या रखा हुआ है, बिल्कुल स्मार्ट एलईडी स्मार्ट टेलीविजन रखा हुआ है ना, तो उसको देख के मैं भी एलईडी खरीद रहा हूं। तो क्या हो गया, वो क्या हो गया हमारा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा या बैंड वैगन इफेक्ट हो गया। अभी एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकता है ना कि आपने अपने नेबर के घर पे टीवी देखा और आपने भी वो टीवी का डिमांड कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन बोलेंगे, वेबलिन बोलेंगे, या फिर स्नॉब बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द अबाउ। तो आप क्या बोलेंगे भैया कि दूसरों का देख के खरीद रहे हो, तो क्या हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया। अभी दूसरा इसको घुमा के भी पूछ सकता है ना कि अगर मैंने दूसरों को देखा, मतलब मैंने सबसे पहले कोई कार खरीदा था, होंडा का सेडान कार है ना, अभी सबके पास कॉमन हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, वो कार को बेच दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे हम स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या होता है कि आपके पास था पर वो चीज क्या हो गई, सब में क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो सब में कॉमन हो गया तो आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, स्नॉब इफेक्ट बोलेंगे। तीसरा और सबसे लास्ट हमने क्या पढ़ा था, वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट किसके नाम से रखा हुआ है, थॉर्स्टीन वेबलिन। ये भी पूछ सकता है कि भैया वेबलिन इफेक्ट जो नाम पढ़ा है वो किस नाम से पढ़ा है, तो वो क्या थॉर्स्टीन वेबलिन के नाम से पढ़ा है। ये क्या थे,
इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने वेबलिन इफेक्ट का कंसेप्ट दिया था। भैया वेबलिन इफेक्ट का कंसेप्ट होता क्या है? वेबलिन इफेक्ट क्या है? मतलब आप कोई लग्जरियस गुड्स खरीद रहे हो, बहुत महंगा गुड्स खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि उसको आपको उसकी जरूरत है, इसीलिए नहीं, क्यों? आपकी वाहवाही के लिए, आपको शो ऑफ के लिए, आपको दिखावे के लिए, है ना। अगर आप लैम्बोर्गिनी खरीद रहे हो शो ऑफ के लिए, उसको क्या बोलेंगे? वेबलिन इफेक्ट बोलेंगे। या फिर क्या होता है, मतलब कुछ लेडीज होती है ना बहुत मतलब हाई क्लास सोसाइटी में, वो क्या करती है, महंगा महंगा डायमंड नेकलेस खरीदती है ना, बोलते हैं मैंने 2 करोड़ का खरीदा, 3 करोड़ का खरीदा ना, तो ये क्या, वो शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हैं ना। तो शो ऑफ के लिए आप कोई कंजम्पशन कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? वेबलिन इफेक्ट बोलेंगे। ये हुआ खत्म, 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया। सबसे पहला क्या? प्राइस ऑफ द गुड्स। दूसरा पढ़ा हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा पढ़ा हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और ये चौथा पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर भी हमने 3 पढ़ा, डिमॉन्स्ट्रेशन, स्नॉब और वेबलिन इफेक्ट। अभी आते हैं 5वां पॉइंट, जिससे क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, है ना, कि मतलब कंज्यूमर अगर कुछ फ्यूचर का एक्सपेक्ट कर रहा है तो उससे भी क्या हो सकता है, डिमांड में चेंजेस आ सकता है। एग्जाम्पल कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन से डिमांड में क्या चेंज आएगा, समझ लो ना। अभी है ना एक्टिवा का एग्जाम्पल लेते हैं ना, अभी क्या है, एक्टिवा कितने का प्राइस है? 60,000 का प्राइस अभी प्रेजेंट में है। मुझे क्या लग रहा है कि फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्ट, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में 1 महीने के बाद एक्टिवा का प्राइस कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या अभी हुआ नहीं है, मैं क्या अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूं। मैंने क्या सोचा कि भैया लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोई भी व्हीकल्स वगैरह नहीं बिक रहे हैं तो इनको लॉसेस हो रहा होगा, इसलिए अपना डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी 60,000 का है, मुझे क्या लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस 50,000 होगा तो अभी मैं एक्टिवा खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? जाहिर सी बात है, अभी 60,000 में क्यों खरीदूंगा जब मुझे पता है कि अगर अगले महीने 50,000 होने वाला है। तो अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा, एफपी लिख देता हूं ना, ये फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, तो मैं इसका डिमांड क्या कर दूंगा? डिक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर सोच रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको अभी डिमांड नहीं करेगा, वो अपनी डिमांड को भी क्या कर देगा? पोस्टपोन कर देगा कि मैं अभी क्यों 60,000 रुपए में खरीदूं जब मुझे फ्यूचर में 50,000 में मिलने वाला है। तो क्या अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो अभी डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। या समझ लो इसका क्या होगा, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। मुझे क्या लग रहा है कि भैया फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगा एक्टिवा का 60,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अभी बजट आने वाला है मार्च में और क्या गवर्नमेंट व्हीकल्स पे टैक्स बढ़ा देगा, तो मुझे लग रहा है फ्यूचर प्राइस क्या होने वाला है, फ्यूचर प्राइस एक्टिवा का कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 80,000 हो जाएगा। तो अभी मैं 60,000 में खरीदूंगा, 1 महीने इंतजार करूंगा कि मैं 80,000 में लूं, तो मैं क्या करूंगा? अभी इसको खरीद लूंगा, तो करंट डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है ना, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन से प्राइस पे कैसा असर पड़ता है? अगर कंज्यूमर सोच रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, तो क्या कर देगा? अभी खरीद के रख लेगा, है ना। और अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस घट जाएगा तो अभी डिमांड नहीं करेगा ना। तो फ्यूचर प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है? बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वो सोच रहा है कि फ्यूचर प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो करंट डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसको लग रहा है फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो करंट डिमांड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एक बार है ना थोड़ा बहुत ये रीडिंग लगा देते। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, इनकम, सप्लाई कंडीशन एटसेट्रा इन्फ्लुएंस द करंट डिमांड। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस, इंक्रीज इन इनकम एंड शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। अगर कंज्यूमर को लगता है, क्या लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। या तो इसका भी इनकम फ्यूचर में बढ़ जाएगा, या तो क्या होगा? फ्यूचर में शॉर्ट सप्लाई होने वाला है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में हुआ, सबको लगा क्या कि भैया ये खाना वाना मिलना बंद हो जाएगा, सैनिटाइजर नहीं मिलेंगे, मास्क नहीं मिलेंगे, है ना। तो सबने बिल्कुल उसको फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन था। अभी सैनिटाइजर 100 रुपए का मिल रहा है, फिर 200 का मिलेगा, फिर 300 का मिलेगा ना। तो उसको क्या लग रहा था सबको कि फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इन्होंने क्या कर दिया? करंट डिमांड बढ़ा दिया ना। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस, कंज्यूमर को क्या लग रहा है फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, या इसका इनकम बढ़ने वाला है, फ्यूचर में इसका सप्लाई क्या हो जाएगा? शॉर्ट सप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मोर क्वांटिटीज विल बी डिमांडेड। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो मैं अभी डिमांड को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। क्यों? ताकि मुझे ज्यादा प्राइस पे करना ना पड़े। और क्या होगा? इसका बिल्कुल ही उल्टा भी हो जाएगा। क्या? इफ दे एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस, उनको क्या लग रहा है कि प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब एक्टिवा भी 60,000 का है, फ्यूचर में कितने का हो जाएगा?
50,000 का हो जाएगा, then they will postpone their purchase of non-essential commodity and therefore current demand of them will be fall। तो अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, अपने डिमांड को पोस्टपोन कर दूंगा। मुझे अभी खरीदना था, मैं सोचूंगा अभी खरीदना नहीं है, मैं क्या खरीदूंगा, 1 महीने के बाद सस्ते दामों पे खरीदूंगा। तो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस के साथ क्या है, डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर प्राइस विल इंक्रीज, they will increase the demand currently, and if the consumer expect that future price will fall, they will postpone their consumption और demand will be decrease। ये तो क्या था, नॉर्मल गुड्स के लिए होता है, नेसेसिटी के लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। खाना चाहिए तो चाहिए, अभी 100 रुपये का चावल मिलेगा या 200 रुपये का चावल मिलेगा ना, उसके बिना तो नहीं रह सकता ना, तो नेसेसिटी में अप्लाई नहीं होता। ये क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में अप्लाई होता है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इफ consumer expectation of the price will increase, its demand will increase. If consumer expectation of price will decrease, consumer will postpone their purchase and its current demand will be decrease। ये तो क्या हो गया, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन हो गया। अभी क्या और अलग अलग कुछ फैक्टर्स है जिनसे डिमांड पे असर पड़ सकता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है भैया, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ये तो ना बिल्कुल कॉमन सी बात है, कम पॉपुलेशन होगा तो कम डिमांड होगा, ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा डिमांड होगा ना। अगर 10 करोड़ का पॉपुलेशन है ना, तो उस हिसाब से सब चीज़ का डिमांड होगा ना, अनाज वगैरह का। अगर पॉपुलेशन 10 करोड़ से कितना होगा, 20 करोड़ हो गया, तो जाहिर सी बात है डिमांड डबल हो जाएगा। तो अदर फैक्टर क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ क्या है, देखो पॉपुलेशन के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना। मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन में कितने लोग जवान हैं, कितने लोग बूढ़े हैं, उससे भी असर पड़ता है ना। देखो इसका ना एक एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ पे लेते हैं। देखो पॉपुलेशन है ना, समझ लो पॉपुलेशन हमारा कितना है, 100 करोड़ का पॉपुलेशन है। एग्जांपल लेते हैं ना, अभी 100 नहीं, अभी कितना है 130 करोड़, क्या है 135 या 140 करोड़ है ना। पॉपुलेशन कितना है हमारा, 100 करोड़ का है ना। इसमें समझ लो चाइल्ड मतलब छोटे बच्चे कितने हैं, छोटे बच्चे समझ लो 20 CR है ना। फिर क्या है, यंग एज मतलब जवान बच्चे कितने हैं, तो भैया जवान बच्चे हैं अराउंड समझ लो 70 CR के अराउंड है ना। और ओल्ड एज मतलब पुराने बुढ़े बुढ़े लोग कितने हैं, तो 10 करोड़ है ना। अब जाहिर सी बात हमारा कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन है, उसमें क्या है, यंग एज क्या है, ज़्यादा है ना। मैक्सिमम पब्लिक कौन सा है, यंग एज का, मतलब जवान लोग ज़्यादा है ना। अगर जवान लोग ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है किस किस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा भैया, स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन का डिमांड बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, कंसर्ट वगैरह होगा तो उसका टिकट्स वगैरह ज़्यादा बिकेगा। क्लोथ्स, फैंसी क्लोथ का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है उसमें यंग पीपल ज़्यादा है। और सही में इंडियन पॉपुलेशन जो है ना अभी, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, यंग पॉपुलेशन का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। अभी ना एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, एक चाइना का लेते हैं ना। चाइना का भी समझ लो कितना पॉपुलेशन है, 100 करोड़ है ना। उसका अराउंड 140 या 150 है, पर अभी समझ लेते हैं कितना, 100 करोड़ है। उसमें समझ लो चाइना में चाइल्ड कितना है, 30 करोड़ क्या है, चाइल्ड है। यंग एज कितना है, 30 करोड़ क्या है हमारा, यंग एज है। और चाइना में ना ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा, ओल्ड कितना है, 40 करोड़ पीपल क्या है, ओल्ड है। तो अभी चाइना में क्या होगा, चाइना में स्मार्टफोन, कंसर्ट, कपड़ों का डिमांड होगा, पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। चाइना में किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होगा, स्टिक्स वगैरह होता है ना, वो सहारा लेके चलते हैं ना, स्टिक्स का। फिर हियरिंग एड मशीन होता है उसका, है ना, ओल्ड एज होम्स वगैरह का ना। तो चाइना में किसका डिमांड ज़्यादा होगा, ये सब ओल्ड एज वगैरह जो बुढ़ों को जरूरत पड़ता है उन चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि चाइना के कॉम्पोजिशन है जो पॉपुलेशन का, उसमें ओल्ड एज वाले पीपल ज़्यादा है। इंडिया में ज़्यादा किसका डिमांड होगा, इंडिया में कंसर्ट का होगा, कपड़ों का होगा, फैंसी क्लोथ्स का होगा, फैशनेबल एसेसरीज का होगा, इसका डिमांड ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो इंडिया का कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है उसमें यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। तो अदर फैक्टर में समझ में आ गया ना, पॉपुलेशन वाला। देखो पढ़ा, दो पॉइंट पढ़ा ना अदर फैक्टर में। सबसे पहला क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम होगा ना। दूसरा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें किस तरह के लोग हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है, यंग पॉपुलेशन, इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या है, जवान है ना, मतलब हट्टे कट्टे लोग हैं। तो उसमें किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होगा, इंडिया में फैशनेबल एसेसरीज का डिमांड ज़्यादा होगा, कपड़ों का डिमांड ज़्यादा होगा,
है ना, मोबाइल्स का डिमांड ज़्यादा होगा वगैरह वगैरह। चाइना में क्या है, चाइना का जो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है उसमें क्या है, ओल्ड एज वाले पीपल ज़्यादा है, तो वहाँ पे किसका डिमांड होगा, हियरिंग एड जो कान में लगाते हैं ना, वो ईयरफोन टाइप का, वो एयरपोर्ट टाइप का है ना सुनने के लिए, उसको क्या बोलता है, हियरिंग एड है ना, हियरिंग एड का डिमांड ज़्यादा होगा। फिर वो जो लकड़ी वकड़ी लेके चच्चा घूमते रहता है ना, तो उसका डिमांड भी ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट है, इसको ना एक बार पढ़ लेता है ना, जनरली लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और रीजन ग्रेटर इज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी जनरल, है ना, वही जो हमने यहाँ पे लिखा है वही इसको समझाया हुआ है ना, कि क्या होगा, अगर पॉपुलेशन का साइज क्या है, लार्ज है, तो क्या होगा, डिमांड भी क्या होगा, लार्जर होगा। पॉपुलेशन का साइज पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिमांड के साथ, है इसको एक बार हम पढ़ते हैं। देखो पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जनरली लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और रीजन ग्रेटर इज द डिमांड फॉर द कमोडिटीज इन जनरल, जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ द पीपल, इफ देयर आर मोर ओल्ड पीपल इन रीजन द डिमांड फॉर स्पेक्टेकल वॉचिंग स्टिक एक्सेट्रा विल बी हाई। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर बुढ़े लोग ज़्यादा है, जैसे चाइना में है, तो क्या होगा, वॉकिंग स्टिक की, चश्मों की, वो ऐनक लगाता है ना, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली इफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मोर चिल्ड्रन डिमांड फॉर टॉयज, बेबी फूड एक्सेट्रा विल बी मोर। इसमें क्या लिखा हुआ, अगर बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा कि टॉयज, खिलौने वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी। या यंग पॉपुलेशन है तो किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्लोथ्स के, फैशनेबल एक्सेसरीज वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी। ये तो क्या हो गया भैया दूसरा पॉइंट। अभी क्या तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कंट्री के पास नेशनल इनकम क्या है, कंट्री का नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आपने 11th-12th में पढ़ा ना, नेशनल इनकम क्या होता है, कि कंट्री का ग्रॉस जीडीपी क्या है ना, मतलब पब्लिक के पास कितना पैसा है। अगर नेशनल इनकम कंट्री का ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम मतलब क्या, मतलब कुछ लोग, कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़, किसी कंट्री में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, बहुत ही अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब कैसा होता है कि कोई कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। किसी किसी चीज़ में, कंट्री में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। देखो ना, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना। एक ये पूरा भर गया, देखो ना नोटबुक अभी। इसको हम लगते हैं भैया, सबसे पहला तो क्या है, देखो अगर आपका नेशनल इनकम है वो क्या होगा, हायर होगा, तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना। जाहिर सी बात, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो डिमांड वो लोग ज़्यादा करेंगे। तो नेशनल इनकम और डिमांड का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये तो क्या हो गया भैया, लेवल ऑफ, ये तो क्या था हमारा, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी ना डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, दो तरह से हो सकता है ना। एक तो क्या होगा भैया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नहीं कि सबके पास बिल्कुल सेम है, मतलब क्या है, अमीर और गरीब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो क्या होगा, नॉर्मल गुड्स जो होता है ना, नॉर्मल गुड्स मतलब कपड़े वगैरह, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लग्जरी गुड्स होता है, लग्जरी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा, लग्जरी का डिमांड लो होगा। और जो गिफ्ट गुड्स रहता है उसका भी डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके पास क्या है, मीडियम पैसा है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं खरीदेगा और कोई बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं खरीदेगा, सब क्या मिडिल क्लास की तरह रह रहे। ये तो क्या हो गया अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो। अभी क्या समझते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो क्या होगा, कोई कोई है उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है, कोई कोई उसके पास क्या है, बहुत ही कम पैसा है ना। अगर ऐसा रहा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड तो क्या रहेगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब क्या होगा, डिमांड लो जितना होगा। और क्या होगा, लग्जरी है, मतलब क्या, कुछ बहुत ही करोड़पति लोग है ना, तो लग्जरी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो गिफ्ट गुड्स है उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि या तो कोई बहुत ही गरीब है, कोई गरीब है तो वो गिफ्ट गुड्स ले रहा है, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो वो क्या रहा है, लग्जरी ले रहा है, नॉर्मल गुड्स पे इतना कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा ना। आप बोलोगे भैया कपड़ा तो सबको चाहिए, कपड़ा तो नॉर्मल गुड्स में आता है। नहीं नहीं, देखो कपड़ा है, अगर मतलब वो ऐसे फटा वटा कपड़ा पहन रहा है तो वो क्या आ जाएगा, गिफ्ट गुड्स में आ जाएगा। और अगर कोई एलवी का, गुच्ची का, ज़ारा का पहन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लग्जरी में आ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या, नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लग्जरी का और गिफ्ट गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ना अभी अदर फैक्टर देख लेते एक बार, है ना, वापस देखो कहाँ गया आपका ये अदर फैक्टर्स। हाँ, अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में सबसे पहले क्या पढ़ा था, साइज ऑफ दी पॉपुलेशन। अगर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पॉपुलेशन कम है तो डिमांड
कम हो जाएगी। तो क्या था, पहला पॉइंट था। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में कैसे लोग ज्यादा है। चाइना में बुजुर्ग लोग ज्यादा है तो किस चीज का डिमांड ज्यादा होगा, लकड़ी का डिमांड ज्यादा होगा, वो सुनने वाले एयरपोर्ट का डिमांड ज्यादा होगा, ऐनक का डिमांड ज्यादा होगा। इंडिया में यंग पॉपुलेशन है तो किसका डिमांड ज्यादा होगा, फैशन एक्सेसरीज का डिमांड ज्यादा होगा, फैशनेबल क्लोथ्स का डिमांड ज्यादा होगा। अगर किसी कंट्रीज में बच्चे ज्यादा है तो किस चीज का डिमांड ज्यादा होगा, टॉयज वगैरह का डिमांड ज्यादा होगा। तो क्या था, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा क्या है, नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब जाहिर सी बात है क्या, अगर नेशनल इनकम ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, बट ऑब्वियस है कि अगर पैसा ज्यादा होंगे पब्लिक के पास तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा। फिर अब क्या था, इट्स, ये तो क्या होगा, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए हमने एक चार्ट बनाया था, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम है ना। अगर हमारा क्या रहा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके पास मीडियम लेवल पे पैसा है, तो कोई ना तो लग्जरी ले रहा है ना तो कोई गिफ्ट गुड्स ले रहा है, सब क्या ले रहे हैं, नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, लग्जरी गुड्स का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तीसरा क्या है, गिफ्ट गुड्स, मतलब बहुत चीप गुड्स भी कोई नहीं ले रहा है। क्यों, क्योंकि सबके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी पड़ा हुआ है। ये तो क्या है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो, जो बहुत कम कंट्रीज में होता है। अभी क्या है हमारा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, कोई नॉर्मल गुड्स इतना ज्यादा नहीं खरीदेगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर किसी किसी के पास क्या है, बहुत ही ज्यादा पैसा है तो वो क्या खरीदेगा, वो लग्जरी गुड्स खरीदेगा। गिफ्ट गुड्स भी बहुत ज्यादा बिकेंगे। क्यों, क्योंकि कोई कोई क्या है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसके पास बहुत ही कम पैसा है तो वो क्या करेगा, बीड़ी पिएगा, बाजरा खाएगा, है ना। तो ये तो क्या हो गया, अदर फैक्टर्स हो गया। अभी अदर फैक्टर में ना एक और फैक्टर है, वो क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज़ की डिमांड को असर डालने में। कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर जी, देखो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, एक बार ना इसको रीडिंग लगा देता है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इंड्यूसेस पीपल टू परचेज मोर देन व्हाट देयर करंट इनकम परमिट्स देम। अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसके पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा का भी वो जोखिम उठा सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मेरे पास अभी कार खरीदने के लिए ना, समझ लो एग्जांपल है ना, कोई कार है, वो कितने का है, 4 लाख का है। अभी मेरे पास 4 लाख रुपए रखा हुआ नहीं है ना। मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं है तो मैं कोई भी कार खरीद सकने की पोजीशन में अभी नहीं हूँ। अभी क्या हो रहा है कि बैंक्स क्या दे रहे हैं, लोन दे रहा है। लोन में क्या बोला, अभी आपके पास 4 लाख नहीं ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है सर जी, आप कार लेके जाओ। मैंने कैसे फ्री में लेके जाओ, नहीं बोला कार फ्री में लेके मत जाओ। आप क्या करो, EMI भरो, मंथली कितना दो, खाली 10,000 रुपये दो और कार आपका, है ना। अभी क्या था, पहले अगर ये बैंक लोन का फैसिलिटी नहीं होता, बैंक लोन है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब क्या, उधारी, है ना। अगर देखो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होता तो मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं था, मैं कार का डिमांड नहीं करता। पर अभी बैंक ने क्या बोला, सर आप कार लेके चले जाओ, आप आसानी से घूमो, आपका क्या है, सैलरी 20,000 है ना, आप 20,000 में से आधा सैलरी किसको दे देना, हमको दे देना, आप हमको EMI दे देना। तो सिंपल है, देखो जाहिर सी बात है, क्या होगा, अगर किसी भी कंट्रीज में क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। अगर क्रेडिट फैसिलिटी है तो डिमांड बढ़ेगा। दूसरा क्या है, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है तो क्या होगा, मैं कार नहीं खरीद पाऊंगा, मेरा डिमांड कम हो जाएगा। सबसे पहले समझ में आएगा ना। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इंड्यूस मतलब क्या होता है, मोटिवेट करता है। अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। किस चीज के लिए मोटिवेशन मिलता है, परचेज मोर देन व्हाट दैट इज करंट अर्निंग्स परमिट देम। अगर मेरी करंट इनकम है वो मुझे परमिट करती थी, मुझे 4 लाख रुपए का कार लेना, मेरी करंट इनकम परमिट नहीं कर रही थी, मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं था, पर क्या गया, क्रेडिट फैसिलिटी आ गया तो मैंने अपनी मतलब इनकम से ज्यादा का जोखिम उठा लिया। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट फैसिलिटी है, मुझे एक साथ 4 लाख रुपए नहीं देना है। अब क्या लिखा, क्रेडिट फैसिलिटीज मोस्टली डिटरमाइन द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स व्हिच आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर बल्क पेमेंट्स एट अ टाइम ऑफ परचेज। ये जनरली क्रेडिट फैसिलिटी से कौन से गुड्स की इनकम पे असर पड़ता है, जो ज़्यादातर क्या होता है, महंगे गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, AC हो गया, TV हो गया, कार हो गया,
बड़े बड़े महंगे महंगे स्मार्टफोन हो गया ना। अभी क्या होता है, मतलब किसी का इनकम 30,000 रुपए है, वो 1 लाख का आईफोन 11 प्रो लेके घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, इसीलिए वो 1 लाख का फोन खरीद पा रहा है, क्योंकि उसको महीने 5-10 हज़ार का हफ्ता देना है खाली। अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता तो वो फोन खरीद पाता नहीं। अभी क्या होगा, क्रेडिट फैसिलिटी तो हो गया, ठीक है। अभी क्रेडिट फैसिलिटी उसने बोला क्या, मैं तुझे क्रेडिट पे देगा, पर मैं तुझे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 20% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या बोलेगा? इंटरेस्ट रेट क्या है? हाई है। इंटरेस्ट देखो ना, ये पहले ना ये मिटा देते थोड़ा बहुत, है ना, तो जगह हो जाएगा हमारे पास। अभी क्या होगा देखो, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसने क्या बोला, मैं तुझे क्रेडिट पे उधार पे पैसा दे देगा, पर क्या मैं तुझसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो मैंने बोला भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं भी देखो सीए हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मुझे बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करता है ना। तो ये तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा महंगा इंटरेस्ट पे दे रहे हो, तो क्या करूँगा मैं, डिमांड को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। और वैसे ही क्या इसका ऑपोजिट, अगर इंटरेस्ट रेट क्या रहा, बिल्कुल ही लो रहा, मुझे क्या लग रहा है कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा, बोल रहे क्या बिल्कुल सस्ते 5% में आप गाड़ी लेके जाना, आपको इंटरेस्ट कितना देना है, खाली ओनली 5% देना है ना। मैं सोच रहा हूँ भैया मैं अपने एफडी पे 60% कमा रहा और ये मुझे खाली 5% में दे रहा है, तो मैं क्या आसानी से कार को खरीद लूँगा। तो इंटरेस्ट अगर कम है तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट लो है तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो ना, अब वापिस पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, है ना। अभी थोड़ा बहुत सांस ले लो आप, है ना। देखो ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा एक बार देख लेंगे। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपका खत्म हो गया ना, ये ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये क्या है, पूरा आपका बिल्कुल बेस है ना। इसके बेस पे पूरा चैप्टर आसानी से बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाएगा ना। पर ये बेसिक है कि भैया ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड समझ में नहीं आया ना, तो फिर पूरा चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर जो डिमांड एंड सप्लाई है उसका क्या है, ये बेस है पूरा। मतलब क्या, अभी इसमें हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बेस है। अगर ये पूरा डिमांड का डिटर्मिनेंट समझ में आ गया ना अच्छे से, तो पूरा चैप्टर बिल्कुल आसानी से मक्खन की तरह निकल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहला चीज जो किसी भी चीज की डिमांड को डिटरमाइन करता है वो क्या है, उसका प्राइस है ना। उसके लिए हमने क्या लिया था, एक एक्टिवा का एग्जांपल लिया था। सबसे पहला डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसमें क्या था, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड विल बी इंक्रीज। अगर एक्टिवा का प्राइस कम हो जाएगा, 80,000 से 60,000 हो गया था, तो उसका डिमांड हमने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड में क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप था। पहला पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लिनिक ऑल क्लियर है। सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, है ना। तो पहले को मैं क्या कर देता हूं, बिल्कुल अच्छे से ग्रीन पेन से टिक कर देता हूं कि भैया प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको, अब ये भूलना नहीं है। अभी क्या दूसरा पॉइंट, दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस से भी क्या होता है, डिमांड पे असर होता है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस से कैसे असर होता है, देखो रिलेटेड गुड्स क्या बोला था हमने, दो तरह का होता है ना। एक कौन सा होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे क्या होगा, बाइक एंड पेट्रोल, जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो बाइक का डिमांड बढ़ जाएगा। ये तो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्यों, क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का या बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिलेटेड गुड्स के बाजू में दो एरो करो, एक को रखो कॉम्प्लीमेंट्री, एक को रखो सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच, कॉम्प्लीमेंट्री के ब्रैकेट में क्या लिखना है आप, खाली बाइक एंड पेट्रोल, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल याद आ जाएगा हमारा वाला ना। अभी क्या लिखना है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री तो क्लियर हो गया, जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो क्या रिलेटेड गुड्स में खाली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, नहीं सर, खाली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं होता। रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होता है। भैया सर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है कि अगर एक नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरा भी चलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होता है, मोर और लेस सेम रहता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे चाय या कॉफी, अगर चाय नहीं मिला तो कॉफी भी चलेगा ना। किसी किसी को नहीं चलता तो उसके लिए वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा भैया, कोक एंड पेप्सी, स्प्राइट एंड
7 अप, है ना, ये क्या आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। जैसे क्या कोक का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या खरीदोगे, आपको कोक और पेप्सी का टेस्ट क्या लगता है, सेम लगता है, तो आप कोक नहीं खरीदोगे, आप कोक की जगह पे क्या खरीदोगे, पेप्सी खरीदोगे। तो कोक का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड किसका बढ़ा, पेप्सी का बढ़ा। एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ गया, है ना, तो क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया है। हमने ना इसका एक एग्जांपल पढ़ा था, क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एग्जांपल क्या था, पेप्सी एंड कोक। इसमें क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो क्या हो गया आपका दूसरा पॉइंट। में उम्मीद करता हूं कि क्लियर है। सबसे पहला था प्राइस, दूसरा क्या था, प्राइस ऑफ दी रिलेटेड गुड्स। ये देखो कहाँ है मीडिया, वापस देखो, वापस टिक लग जाते थे ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपका पूरा क्लियर है। दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स भी आपका क्लियर है। रिलेटेड गुड्स में हमने 2 गुड्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी उम्मीद करता हूँ कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, सब्स्टिट्यूट में क्या है हमारा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तीसरा हमने क्या पढ़ा भैया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की इनकम की वजह से भी डिमांड में असर होता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर है ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला चार्ट हम एक बार खोल के देख लेते हैं, बिल्कुल ही लास्ट बार। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या थे, 3 तरह के गुड्स थे। एक तो क्या था हमारा नॉर्मल गुड्स, गिफिन गुड्स और नेसेसरी। नॉर्मल गुड्स जैसे क्या एग्जांपल दिया था, कपड़े, है ना, अगर 10,000 इनकम था तो 1 जोड़ी ले रहा था, 20,000 है तो 2 जोड़ी ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। तो नॉर्मल गुड्स क्लिनिक कॉल क्लियर हो गया हमारा, लॉक कर रहे हैं हम उसको, है ना। अभी दूसरा क्या हो गया हमारा, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स मतलब सस्ता वाला गुड्स, जैसे क्या हो गया, बाजरा और बीड़ी, है ना, बाजरा और बीड़ी है। समझ लो मेरा इनकम क्या था, 10,000 था ना, तो मैं क्या लेता था, बीड़ी पीता था। अब मेरा इनकम क्या हो गया, 20,000 हो गया। 20,000 हो गया तो मैं क्या करूंगा, सिगरेट पीऊंगा, तो बीड़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इनकम बढ़ रहा है तो गिफिन गुड्स का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गिफिन गुड्स को भी क्या कर रहा हूं मैं, लॉक कर रहा हूं, है ना। अगर देखो आपको है ना, मतलब कोई भी कंफ्यूजन है तो है ना, आपको ये चार्ट बनाना है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर देना और आसानी से आप चार्ट बना सकते हो। मैं आपको इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं, अगर क्लास होता तो आपको बनाने का टाइम मिलता, पर ये तो क्या अभी वीडियो है, आप कभी भी पॉज करके डाइजेस्ट कर सकते हो या फिर उसको अच्छे से नोटबुक में नोट वगैरह करना है तो कर सकते हो। ये तो क्या क्या गिफिन गुड्स भी हो गया। अभी क्या है, नेसेसरी पे इनकम का क्या इफेक्ट होता है ना। अब क्या हो गया, इनकम बढ़ जाए या कट जाए, नमक जितना खा रहा था उतना ही मैं खाऊंगा, तो क्या होता है, इनकम बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं गिरता है। नेसेसरी का गुड्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी हमने क्या कर दिया, बिल्कुल लॉक कर दी। या 3 पॉइंट हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी लॉक हो गया बिल्कुल आसानी से। अभी चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या पढ़ा था, अगर जाहिर सी बात है किसी भी चीज का फैशन है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, अगर किसी भी चीज का फैशन नहीं है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब उसमें ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हमने 3 इफेक्ट पढ़े थे ना। सबसे पहला क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या है, दूसरों का देख के आप खरीद रहे हो, तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, बाय सीइंग अदर्स। दूसरों का देख के क्या होता है, हमारा डिमांड, इसको ना अलग कलर का पेन यूज करते तो अच्छा रहेगा। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, बाय सीइंग अदर्स, दूसरों का आपने देखा तो आपने डिमांड क्या कर दिया, बढ़ा दिया ना, ये क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और अगर दूसरों का देखा मतलब क्या हो गया, लोगों के बीच में कोई भी चीज हो गई वो क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो मैंने डिमांड क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्नॉब इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में हमने एग्जांपल लिया था किसका, एलईडी टेलीविजन का एग्जांपल लिया था कि दोस्त का या रिलेटिव का देखा तो क्या कर दिया आपने, खरीद लिया। स्नॉब इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट में हमने किसका एग्जांपल देखा था, होंडा का सेडान गाड़ी। पहले किसके पास था, खाली बॉस के पास था, पर इंप्लॉइज के पास आ गया तो बॉस ने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। ये तो क्या था, स्नॉब इफेक्ट। दूसरों का देख खरीद रहे हो तो डिमॉन्स्ट्रेशन, दूसरों का देख के बेच रहे हो तो क्या हो गया हमारा, स्नॉब इफेक्ट हो गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट मतलब क्या होता है, शो ऑफ के लिए खरीद रहे हो, सर के पास इतना पैसा नहीं कि वो लैम्बोर्गिनी खरीदे, पर सर को क्या दिखाना है कि भैया वो सीए, वो अच्छा कमाते हैं ना, भले ना कमाते हो, तो वो दूसरों को दिखाने के लिए क्या दिखा रहे हैं, भैया लैम्बोर्गिनी खरीद रहे हैं ना, तो क्या हो गया ये वेबलिन इफेक्ट। ये वेबलिन किसके नाम पे पढ़ा था, ये देखो ना, एक है ना, एक नाम है क्या, थ्रॉस्टन वेबलिन, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इनके नाम पे ये वेबलिन इफेक्ट का नाम पढ़ा था। अभी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट खत्म हो गया। अभी तीसरा क्या पढ़ा था हमने, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के बारे में, है ना, कि समझ लो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो अभी क्या करोगे आप, डिमांड को बढ़ा दोगे, है ना। दूसरा क्या पढ़ा था कि अगर फ्यूचर में प्राइस एक्सपेक्ट किया मैंने, अभी कितना है 60,000 है, फ्यूचर में मैंने किया कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, मतलब फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो अभी मैं डिमांड को क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या है, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर प्राइस विल इंक्रीज,
कंज्यूमर विल इंक्रीज द डिमांड करंटली। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर प्राइस विल डिक्रीज, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कंज्यूमर विल पोस्टपोन इट्स डिमांड, तो क्या हो जाएगा, अभी डिमांड कम हो जाएगा। तो क्या था, फ्यूचर प्राइस में और करंट डिमांड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा ऐसा लग रहा है तो करंट डिमांड बढ़ जाएगा, फ्यूचर में प्राइस घटेगा ऐसा लग रहा है तो करंट डिमांड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ये तो क्या हो गए थे, मेन जो सारे फैक्टर्स थे वो हो गए। अभी क्या है, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या थे, सबसे पहला अदर फैक्टर क्या था हमारा भैया, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो इंडिया का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाने को चाहिए, तो ना साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या था भैया, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हमने इंडिया का और चाइना का एग्जांपल लिया था। क्या बोला था, इंडिया में ज्यादातर जवान लोग हैं, जवान लोग हैं तो क्या खरीदेंगे भैया, फैशन एसेसरीज वगैरह खरीदेंगे, और बुढ़े लोग हैं तो बुढ़े लोग क्या खरीदेंगे भैया, वो स्टिक खरीदेंगे, चश्मा खरीदेंगे, हियरिंग एड कान में सुनने के लिए एयरपोर्ट खरीदेंगे, वो एयरपोर्ट एप्पल वाला नहीं है, वो सुनने के लिए आता है ना, वो हियरिंग मशीन वो खरीदेंगे। तो कंपोजिशन की वजह से भी डिमांड में असर होता है। दूसरा क्या था, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ना दो पार्ट में, सबसे पहला कौन सा है, नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है हमारा, हाई है तो डिमांड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नेशनल इनकम लो है तो डिमांड क्या हो जाएगा हमारा, लो हो जाएगा। फिर दूसरा क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का हमने थोड़ा एक चार्ट पढ़ा था ना, वो चार्ट ढूंढ लेते हैं, कहाँ गया चार्ट हमारा। हाँ देखो ये रहा ना, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, सबके पास एक जितना पैसा है ना, सबके पास एक जितना पैसा है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो कोई लग्जरी नहीं खरीदेगा, किसी के पास बहुत ही कम पैसा भी नहीं है तो वो गिफ्ट इन गुड्स भी कोई नहीं खरीदेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल मतलब क्या, किसी के पास बहुत ज्यादा है तो किसी के पास बहुत ही कम है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, नॉर्मल गुड्स है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि या तो कोई बहुत महंगा खरीदेगा या बहुत ही सस्ता खरीदेगा। जिसके पास पैसा है वो क्या खरीदेगा, बहुत ही महंगा गुड्स खरीदेगा, जैसे क्या वो एलवी खरीद रहा है, गुच्ची खरीद रहा है, ज़ारा खरीद रहा है। दूसरा क्या, किसी के पास बहुत ही कम पैसा है, कम पैसा है तो वो क्या खरीदेगा, गिफ्ट एंड गुड्स खरीदेगा, जैसे क्या बाजरा खरीदेगा, वो बीड़ी पिएगा ना। तो इसमें क्या होता है, गिफ्ट एंड गुड्स का और लग्जरी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, नॉर्मल का कम होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये क्या होगा हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब क्या, अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो लोग अपने औकात के बाहर की चीज भी खरीद सकते हैं, जो उनका करंट इनकम परमिट नहीं करता वैसी भी चीज खरीद सकते हैं। मेरा करंट इनकम समझ लो एग्जाम्पल, अगर अभी 20,000 रुपये पर महीना है तो मैं 4 लाख की कार नहीं खरीद सकता था, पर मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिल रहा है तो मैं खरीद पा रहा हूँ, है ना। और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी के साथ हमारे डिमांड चैप्टर के 2 टॉपिक बिल्कुल ही समाप्त हो गए। सबसे पहला कौन सा, मीनिंग ऑफ डिमांड, एंड दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर पे जाके एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ना, रिवाइज कर लेना, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ऐसा हुआ तो एक चैप्टर खत्म होने के बाद या आधे चैप्टर के बाद हम लाइव क्लासेस भी रखेंगे, ताकि आपका जो मतलब डाउट्स वगैरह है वो सॉल्व कर पाए। पर प्लीज़ प्लीज़ एक बार पूरा पढ़ के आना, जितना आज तक पढ़ाया है वो, और अभी रिवाइज भी कर दे, इसलिए आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार पूरा पढ़ना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का क्या है, बेस है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।